देखिए, मुश्किलें तो सबके लिए आती है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा कठिन हो जाता है क्योंकि उन्हें अपना घर परिवार भी देखना होता है, बाकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। और फिर जब वो समाज में एक सामाजिक रूप से जब कदम रखती हैं कि नहीं, हमें काम करना है, लोगों के बीच में रहना है, तो हर तरीके के लोग मिलते हैं। सबका व्यवहार भी अलग होता है, सोच भी अलग होती है, लेकिन जब एक बार कोई चीज़ मन में ठान लिए तो उसको तो करना ही है, आगे बढ़ना ही है। समय सब कुछ तय करता है। आप ये देखिए कि मैंने उस समय प्रीलिम्स निकाल दिया, मैं तैयारी कर रही थी, लेकिन जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसको वहाँ तो आना ही होता है। तो देखिए, घूम फिर कर मुझे अपने लोगों के बीच में आना था। कहीं ना कहीं अपने पिताजी की जो उनकी जो महत्वाकांक्षाएँ थी, उनके जो मोटिव थे, उनके जो ऑब्जेक्टिव थे लोगों के लिए कि मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है, तो कहीं ना कहीं आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो वो जिम्मेदारी अब हमारी है, हमारे पूरे परिवार की है। जैसे मैं गांव-गांव घूम रही हूँ, तो जो लोगों के बेसिक काम है, छोटे छोटे काम हैं, वो भी नहीं हो पाते हैं जो ग्राम प्रधान लेवल के हैं। और मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत है बेरोज़गारी पे, क्योंकि यहाँ का जो पढ़ा लिखा युवा है सब घर बैठे हैं, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। आपको पता ही है, फल पट्टी घोषित है ऑलरेडी, ये वाला जो क्षेत्र है, बेहट वाला क्षेत्र है। सरकार चाहे कितने ही नाम बदल ले, चाहे ज़िले के बदले, चाहे कस्बे का बदले, चाहे यूनिवर्सिटी का बदले, चाहे शहर का बदले, उससे जो लोगों की जो भावनाएं हैं वो नहीं बदलने वाली हैं। देवबंद अपने आप ये देखिए, पिताजी जब तक रहे, मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई दंगे या किसी तरीके की लड़ाई उनके लिए सब लोग एक समान रहे। और ये मेरा मानना है कि इस बार इस तरीके के दंगे कराने में या इस तरीके की किसी भी सांप्रदायिक उसकी स्थिति के लिए सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। भैया भीड़ चीर में सारे आती है, बेचारी काम करवाते हैं, जक्कत जुक्कत के मदद करते हैं, पढ़ाई लिखाई के कंपनी कुंपनी सारे कहते हैं बेचारी काम करवाने के लिए बहुत अच्छी हो। कभी कभी दवाई वगैरह भिजवाती हैं आपके? हाँ, दवाई भी भिजवाए, 2-3 बार तो दवाई भिजवाए, खाए दवाई, वो अच्छी है, सारी अच्छी हो गई औरत। तो मतलब पूरे सहारनपुर, पूरे देवबंद आसपास के क्षेत्र से सिर्फ एक महिला है वो जो आपके बीच में आती है? बीच में आते हैं, हाँ, एक महिला, वो चाहे बेचारी दिल्ली से, सहारनपुर से, देवबंद के, चाहे बेचारी कहूँ के, वो महिला आते हैं मदद करने के लिए। तो यही आई थी परमुद्रा ना, ये करती है मदद थोड़ी बहुत यहाँ पे। अब हमारा ये मंदिर बन रहा है, जैसे कि इसमें इन्होंने 10 गट्टे सीमेंट के दिए थे, और अब बोल रही है कि इसे जब तैयार हो जाएगा इसमें मेन गेट में बनवाऊंगी। लड़की ने, हाँ, किसने भेजी है दवाई? कौन है मैडम? राजेंद्र की लड़की। हाँ, तो वो आपके बीच में आती हैं? हाँ, अब बेचारी महीने में 2 महीने में हो जा साथ अब तेरी कर रही हो बेचारी, जितनी उसको तेरी कर रही बात। क्या क्या मदद करती हैं वो आपकी? बस जो उस पर बना बेचारी कर दा, और क्या हमारी तो पेंशन बनवाया था तब, याद नहीं मारी है। अगवा गरीबों की सहायता करेगी, वह दर्द भी सुनेगी, वह दुख भी सुनेगी, सारा कुछ सुनेगी। वाह, जैसे मंत्री जी सुना करते थे आपके? जैसे मंत्री सुना करते ऐसे ही वह सुनेगी। राजेंद्र राणा एक ऐसे विधायक हुए, ऐसे मंत्री हुए कि राजेंद्र राणा अगर जहाँ भी खड़े हो गए तो कुछ ही 2-4 मिनटों में उनके पास में भीड़ इकट्ठी हो जाया करती थी। क्यों? क्यों? मोहब्बत करते थे लोगों से, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे लोगों से, अपनी विधानसभा के लोगों से। Good evening. I'm really privileged to sit before you and speak about Priyambada. Priyambada मेरी एक बहुत ही करीब की एक मेरी स्टूडेंट रही है। I'm a lecturer. Right now I'm off my duties and I don't take any classes. But in English I've been teaching since last 40 years. 40 वर्ष धरे मैं पढ़ा रही हूँ। और प्रियंवदा मेरी बहुत ही आर्डेंट स्टूडेंट रही है, वेरी लॉयल एंड वेरी हार्ड। Priyambada has been my student when she was in class 9, and I have seen her writing when we were doing some project work. She writes excellent, expressions are very focused, and she goes deep into the topic. Then she was writing about UP and the various activities in UP, and the main inspiration was her father. Even he was a great person of his own time, related to politics, and he has been a great philanthropist. He has helped people in large manner, and this girl, she's also very sensitive and very affectionate. I know her since last 10 years, you can say, but that mishap was her father's demise. But I can see fire in this girl. She is very much
involved in things which she finds it right and correct, and she will focus on it till end. देखो जी, मेरे हिसाब से जितना मेरा आकलन है, मेरा काफ़ी रोटेशन रहा है वहाँ, लकड़ी वकड़ी का मेरा काम है तो मैं देवबंद जाता रहूँ। पिछले 4-4.5 सालों में कोई नेता नहीं देखा मैंने वहाँ, एक के अलावा। वहाँ पे ये राजेंद्र राणा जी की बिटियाँ हैं, शायद बिटियाँ प्रियंवदा राणा जी, वो एक NGO चला रही हैं समर्पण करके, जो गरीबों की उन्होंने बहुत सेवा करी। लॉकडाउन में हम लोग भी खिदमत कर रहे थे, सभी लोगों की निस्वार्थ भाव से, हर धर्म हर बिरादरी में जाके हम लोगों ने सेवा करी, जितनी हम कर सकते थे उतनी करी, और उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये उन लोगों में से थी जो मुश्किल के वक्त लोगों के बीच में रहीं और उनके लिए काम करने का काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके हाथ में बागडोर आती है या वो आने वाले चुनाव में विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी वहाँ से विधायक बना कर ले जाएगी। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है, जैसे लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, पूरा देश कोरोना काल से जूझ रहा था, तो उस समय उन्होंने क्या क्या आपको, मतलब जो गरीब लोग हैं अपने समाज में घूमते हैं, सोसाइटी में घूमते हैं, तो क्या क्या प्रोवाइड किया? उस टाइम पे मैं खुद भी खाना बांटने के उसमें था, हम लोग किचन चला रहे थे अपना सहारनपुर। एकमात्र जो लेडी थी जो काम कर रही थी, किट्स, सबसे बेसिक चीज़ क्या थी, बेसिक एमिनिटीज, साबुन, किट्स, डिटॉल के साबुन, बिस्किट, खाने का सामान, कच्चा राशन, पक्का राशन, ये लगातार बांटने का काम प्रियंवदा राणा कर रही थी। शख्सियत में आज हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलाने जा रहे हैं जो यंग हैं, डायनेमिक हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक समय राजपूत राजनीति के शिरमौर रहे राजेंद्र राणा जी की पुत्री हैं। इनका नाम है प्रियंवदा राणा और ये हैं देवबंद की बेसिकली, लेकिन इनका जो मुख्य काम धाम है वो पूरे सहारनपुर में बहुत चर्चा में है। समर्पण नाम की एक संस्था चलाती हैं और समर्पण नाम की उस संस्था ने लॉकडाउन में लोगों के लिए एक मसीहा की तरह काम किया है। बहुत इनके हस्बैंड जो हैं वो UPSC इन्होंने क्वालिफाई किया था और क्लास 1 ऑफिसर हैं। एक बच्चा इनका है बहुत प्यारा सा, बिलिंक उसको ये कहती हैं, और राजनीतिक समझ इनकी बहुत है। पहले तो प्रियंवदा राणा जी से ही जानेंगे वो क्या क्या हैं, उसके बाद इनसे आगे बात करेंगे। प्रियंवदा जी प्लीज़ आप हमारे लोगों को, हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। जैसा कि मेरा परिचय इन्होंने दिया, मेरा नाम प्रियंवदा राणा है और मेरा जन्म देवबंद में हुआ है। हम भायला गांव से हैं और मेरे जो बाबा रहे हैं वो किसान थे। उन्होंने बहुत मेहनत से, शिद्दत से अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ाया। अपने बेटे को, जो कि मेरे पिताजी थे स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा, उनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक पढ़ाने के लिए भेजा। हम लोगों का जीवन काफ़ी संघर्ष में रहा है क्योंकि हमने बचपन से ही अपने पिताजी को मेहनत करते हुए देखा और आगे बढ़ते हुए देखा, और उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। ये जो सीख है ये मुझे अपने पिता से मिली।
मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है, सबसे पहले हमारा एडमिशन डीएवी पब्लिक स्कूल में हुआ देवबंद में, और वहाँ से एलकेजी यूकेजी करने के बाद फिर हम लोग चले गए रुड़की पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी का मानना ये था कि बच्चों की जो शिक्षा है उसमें किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और उन लोगों को इस कार्य क्षेत्र से जितना दूर रखे उतना अच्छा है, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत अच्छे से हो। और उसके बाद फिर मुझे बनस्थली भेज दिया गया। बनस्थली विद्यापीठ से मैंने अपनी स्कूलिंग की है। 6 से लेके 10 तक मैं बनस्थली में रही हूँ। उसके बाद मैंने अपनी 11th-12th सहारनपुर में पाइनवुड प्रिपरेटरी स्कूल से किया है, और स्कूल मैंने अपनी ग्रेजुएशन में लॉ किया है। आई एम BCom LLB ऑनर्स ग्रेजुएट फ्रॉम एमिटी लॉ स्कूल, उत्तर प्रदेश, नोएडा। मेरा जो बचपन से लेके अभी तक का जो सफ़र रहा है वो मेरे पिताजी के साथ रहा है, और मैं उनके बेहद ही करीब रही हूँ। और हमारे जीवन में जो सबसे जो मुश्किल दौर था वो तब था जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई 2014 में, और उस वक्त मैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, अपना प्रीलिम्स दे चुकी थी। और मुझे अच्छे से याद है 7 नवंबर 2014 में मेरे पिताजी का जो डायग्नोसिस है कैंसर का, वो हम लोगों को पता चला कि भाई पिताजी को पेंक्रियाटिक कैंसर है, एडवांस स्टेज है। और इस बात को लेके मेरे जो पिता हैं वो मेरे सामने आने को तैयार नहीं थे। उनको लगा कि मेरी जो बेटी है वो इस चीज़ को कैसे फेस करेगी, या परिवार को कैसे मैं संभाल पाऊँगा, क्योंकि डॉक्टर ने जब कहा कि सिर्फ 3 महीने का समय है उनके पास शेष बचा है, तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए आगे। तो उनके मन में ये था कि मैं अपनी बेटी के लिए ये भी कर दूं, अपने बेटे के लिए ये कर दूं, अपने परिवार को किसी तरीके से सुरक्षित महसूस कराऊं, कि नहीं कि वो लोग पूरी मजबूती से अपना जो समय है मेरे जाने के बाद वो निकालें। तो जब मुझे ये चीज़ पता चली कि मेरे पिताजी को इस तरीके की बीमारी है और समय बहुत कम है, तो मेरा सिर्फ यही मानना था कि एक एक दिन जो है वो मुझे अपने पिताजी के लिए लगाना है, और कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो जीवन है वो मैं बढ़ा सकूं। और वो जो समय है, उसी समय ने मुझे इतनी मजबूती दी है कि आज मैं यहाँ पे उनके कार्य क्षेत्र में, जहाँ पे उन्होंने काम किया, जो उनकी कर्मभूमि है, जहाँ उनको इतना मान सम्मान लोगों ने दिया, प्यार दिया, आज मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ। 2014 में मेरे पिताजी ने मेरे सामने अपनी ये बात रखी कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने तुम्हारी शादी हो। तो मेरा यही मानना था कि पिता की खुशी से बढ़कर, परिवार की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। और मैंने उनको ये कहा कि आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के तैयार हूँ। अगर मेरे हाथ में होता है कि मैं अपना जीवन दान देके उनके जीवन को बचा सकती, तो मैं शायद वो भी कर देती, पर कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती। मैंने अमेरिका में, यूएसए में, आप जानते ही हैं कि जॉन हॉपकिंस नाम की एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और इंटरनेशनल लेवल पे टॉप 5 इंस्टीट्यूशंस में आता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो मैंने उनके इलाज के लिए वहाँ पे इंक्वायरी डाली, एंड दे एक्सेप्टेड द केस। और अकेले फिर मैं अपने पिताजी को वहाँ लेके गई, और ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम, जैसा कि यहाँ के डॉक्टर ने बताया कि 3 महीने का समय उनके पास शेष है, लेकिन वो 3 महीने 11 महीने में तब्दील हुए, और कम से कम जो भी उनको हम और ज़्यादा जो समय दे सकते थे वो हमने दिया। तो हमारे परिवार का जो सबसे कठिन दौर था वो 2014 से लेके 2016 तक का था, क्योंकि उस दौरान बहुत कुछ हुआ। पिताजी की बीमारी पता चली, फिर मेरी शादी की तैयारी भी हुई, पिताजी का इलाज भी हुआ, और 2015 अक्टूबर में मेरे पिताजी का निधन हुआ 27 अक्टूबर को। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे 15 अक्टूबर मेरा जन्मदिन होता है, तो उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे ये चीज़ कह दी कि मैं तुम्हारी शादी नहीं देख पाऊँगा। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि हर बेटी ये चाहती है, हर बेटी, कि अगर वो कुछ भी अपने माँ बाप की खुशी के लिए कर रही है,
हर बेटी ये चाहती है कि अगर माँ बाप की खुशी के लिए, अपने पिता की खुशी के लिए कोई भी कुछ करता है तो वो ये चाहते हैं कि माता पिता दोनों का आशीर्वाद अपने बच्चों के लिए रहे। और मेरे जो फैसले हैं वो हमेशा मेरे पिताजी की खुशी के लिए रहे। तो मेरे लिए ये एक कड़वा सच था जो मुझे एक्सेप्ट करना था और करना पड़ा, क्योंकि मैं पूरे 1 साल में उनके सामने कमज़ोर नहीं पड़ी, लेकिन जब उन्होंने वो शब्द बोले कि मैं तुम्हारी शादी नहीं देख पाऊँगा, तो वो मेरे लिए सबसे मुश्किल था। मैं उस चीज़ को फेस नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मेरे पिता का जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो मुझ में है और मुझे अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि परिवार में सबसे बड़ी हूँ। मेरा छोटा भाई है कार्तिकेय और चाचा हैं, उनके भी बच्चे छोटे हैं। तो मुझे ये पता था कि कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को मजबूती से रखना है और अपने परिवार को, अपने पिताजी के नाम को आगे बढ़ाना है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो उनके सपने थे, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, जो उनकी उम्मीदें थी मुझसे, वो ही ध्यान में रखते हुए फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपना जो जीवन है, अपनी जो पूरी कार्यशैली है, वो मैं अपने समाज के लिए, सर्व समाज के लिए, लोगों के लिए लगा दूंगी। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये तय किया कि अब परिवार बच्चे से ही पूरा होता है और ईश्वर के आशीर्वाद से आज मेरा बेटा भी है, 2 साल का हो चुका है। तो कई मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। ही ऑलवेज मोटिवेटेड मी एंड एनकरेज्ड मी। ही सेड दैट यू आर बॉर्न टू डू दिस, ये ही करने के लिए, तुम समाज सेवा करने के लिए ही पैदा हुई और मैं चाहता हूँ कि तुम वो ही काम करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले। तो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे साथ एंड आई एम वेरी लकी टू हैव हिम। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना कार्य क्षेत्र सहारनपुर चुना और अपने पिता, मेरा बस एकमात्र यही लक्ष्य है कि मेरा जो पिताजी का नाम है वो निरंतर आगे बढ़ता जाए, लोग उनको अच्छे कामों के लिए याद रखें और लोग कहें कि हाँ नहीं, इनकी जो बेटी है उनमें कहीं ना कहीं हमें राजेंद्र सिंह राणा दिखते हैं। बस यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। प्रेमदा जी, एक तो ये आप बताइए कि आपने अभी नाम लिया कार्तिकेय और आपके बेटे का नाम, बेटे का क्या नाम है? बेटे का नाम अद्रित प्रताप सिंह है, बट प्यार से हम लोग सब ब्लिंक कहते हैं उसको। और आपके हस्बैंड, उनका नाम? दिग्विजय सिंह, दिग्विजय प्रताप सिंह। हाँ, तो ये है कि आपके नाम हैं प्रेमदा और प्रेमदा राणा, अद्रित प्रताप सिंह, दिग्विजय सिंह और कार्तिकेय। तो ये नाम आप कहाँ से खोज कर रखे हैं? मेरा और मेरे भाई का नाम तो मेरे पिताजी ने रखा, और जहाँ तक है प्रियमवदा तो बहुत ही खूबसूरत नाम है और कार्तिकेय भी आप जानते हैं यूनिक नेम है। और यूनिक नेम है इसलिए सवाल है लेकिन बट कहीं ना कहीं मेरा जो नाम है वो मेरी पर्सनालिटी पे जाता भी है। प्रेमवदा का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी जो प्यार से बोलती हो, मीठा बोलती हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई भी व्यक्ति जो भी मुझसे एक बार बात कर लेता है तो वो मेरा अपना हो जाता है, मेरे लिए भी और उसके लिए भी मैं अपनी हो जाती हूँ। बहुत अच्छी बात है। और मैंने सुना है कि आपके बेटे जो हैं वो, उनका बर्थडे जो है वो आपके पिताजी के बर्थडे एक ही तारीख को पड़ते हैं। जी जी जी। असल में जब मैं यूएस में थी तो क्योंकि वो हमारा जो फेज़ था, वो जो 11 से 12 महीने का जो फेज़ था, वो मेरी लाइफ का एक डिफ़िकल्ट फेज़ तो था, लेकिन एक लर्निंग फेज़ भी था और बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स मैंने अपने पिताजी के साथ गुजारे। और उनकी देखभाल करना, उनके लिए खाना बनाना, उनकी पैरों की मालिश करना और उनको डॉक्टर के यहाँ ले जाना, उनको इंजेक्शन लगाना, उनसे खूब बातें करना और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो मुझे कई बार बहुत भावुक होकर कहते थे कि जितनी सेवा तुमने मेरी की है, इस तरह तो एक माँ ही सेवा कर सकती है अपने बेटे की, और अगले जन्म में मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊँगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे पिता का रूप ही है जो मेरे बेटा, जो मेरे पास भगवान ने जिसे भेजा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे पिता कहीं ना कहीं उसमें हैं। मैं देखती हूँ उसके चेहरे पे वो तेज दिखता है, उसका जो बिहेवियर है वो भी कहीं ना कहीं मुझे रिफ्लेक्ट करता है कि मेरे पिताजी से मिलता जुलता है। आपके पिताजी ना उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा नाम रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर थी, 2 बार विधायक रहे और एक बार तो पूरी सरकार में ही उथल पुथल उन्होंने मचा दी थी और बहुत प्रभावशाली नेता थे। खासकर राजपूत कम्युनिटी में उनका बहुत रिस्पेक्ट था। तो जब वो मिनिस्टर थे उस समय आपकी पढ़ाई चल रही थी, तो उस समय के दौर में ऐसा तो नहीं था कि आपको कुछ VIP ट्रीटमेंट मिलता हो, मतलब वो दौर की जो लाइफ थी आपकी वो कैसी थी?
देखिए, मेरा ये मानना है, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मेरे पिताजी ने कभी भी अपने ये जो वीआईपी कल्चर है ये हम लोगों की लाइफ में कभी एग्जिस्ट नहीं किया। उसका एक मेन रीज़न ये था कि उनका जो फोकस है वो पूरी तरीके से हमारी पढ़ाई पे रहा। वो ये चाहते थे कि जैसे, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बचपन से देखा है कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, तो आदमी को कभी भी अपनी जो फाउंडेशन है उसको नहीं भूलना चाहिए। जैसे हम लोग को ट्यूशन जाना होता था तो हमें पता था कि हमें पैदल जाना है, हमें स्कूल जाना होता तो हम कभी गाड़ी में नहीं गए, हम लोग हमेशा बस में बैठ के गए। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें पता थी कि हमें ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो वो जो वीआईपी कल्चर है उसमें कभी हम लोग फिट हुए ही नहीं। हम लोग मैं ये खुद चाहती हूँ कि मेरा जो बच्चा है उसको अब दिग्विजय इज़ एन ऑफिसर, मैं खुद भी बहुत अपनी फील्ड में काम कर रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा चाहूँगी कि उसका जो एटमॉस्फेयर है, उसकी जो सराउंडिंग है, वो जो बाकी बच्चे हैं उनकी तरह हो। उसमें कहीं भी उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि नहीं वो प्रिविलेज्ड है या वो स्पेशल है। एक नॉर्मल जो लाइफ है उसी को लीड करना है और वही सही है सबके लिए। एक बेहतर माँ का तो आपने इंडिकेशन दे दिया, और अब ये भी हमें बता दीजिए, आज आप गांव-गांव डगर-डगर घूमती हैं और संस्था जो आपने बनाई है उसके ज़रिए से आप जो आम लोगों की मदद के लिए काम कर रही हैं, लॉकडाउन में काम किया है, तो वहाँ जब उन लोगों के बीच जाती हैं तो ये जो फील है वहाँ जाने का, चुनने का आपके फादर का था कि आप उस जनसेवा जाएँ, समाज सेवा में जाएँ, सियासत में जाएँ या यूपीएससी में जाएँ? उनकी क्या पसंद थी? कहीं ना कहीं उनको ये तो पता था कि नहीं, मेरी बेटी जो है वो राजनीति से दूर नहीं रहेगी, लोगों से दूर नहीं रहेगी, उसके अंदर कुछ करने की क्षमता है, वो लोगों के लिए काम करना चाहती है। यहाँ तक कि जो यूपीएससी देने का जो मेरा फ़ैसला था और जो मैंने तैयारी की वो भी कहीं ना कहीं समाज सेवा से ही प्रेरित होके की। और लेकिन वही है, समय सब कुछ तय करता है। आप ये देखिए कि मैंने उस समय प्रीलिम्स निकाल दिया, मैं तैयारी कर रही थी, लेकिन जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसको वहाँ तो आना ही होता है। तो देखिए, घूम फिर कर मुझे अपने लोगों के बीच में आना था। कहीं ना कहीं अपने पिताजी की जो उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, उनके जो मोटिव थे, उनके जो ऑब्जेक्टिव थे लोगों के लिए कि मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है, तो कहीं ना कहीं आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो वो जिम्मेदारी अब हमारी है, हमारे पूरे परिवार की है कि हम उनके नाम को आगे लेके जाएं और मेहनत करें। और जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ तो मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होता कि वो लोग मुझसे अलग हैं। वो लोग सब मेरे अपने लोग हैं और मुझे बहुत खुशी मिलती है सबके लिए काम करके। आप शिष्ट हैं, सौम्य हैं, शालीन हैं, लेकिन आपको लगता है कि आजकल तो ऐसे लोग भी, मतलब जिनको आप प्राइमरी मानते हैं, लोग होते तो हैं नहीं कि मेल जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं वो प्राइमरी होते हैं, लेकिन उनके लिए भी बहुत मुश्किल है राजनीति। और सौम्य, शालीन और शिष्ट महिला के लिए कितना मुश्किल है। तो ये जब आपने कांटों का रास्ता चुना है, कांटों का रास्ता है, फूलों का रास्ता है, तो समय बताएगा, लेकिन इसमें तो बहुत सारी मुश्किलें भी आती होंगी। जाहिर सी बात है, देखिए मुश्किलें तो सबके लिए आती है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा कठिन हो जाता है क्योंकि उन्हें अपना घर परिवार भी देखना होता है, बाकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। और फिर जब वो समाज में एक सामाजिक रूप से जब कदम रखती हैं कि नहीं हमें काम करना है, लोगों के बीच में रहना है, तो हर तरीके के लोग मिलते हैं, सबका व्यवहार भी अलग होता है, सोच भी अलग होती है। लेकिन जब एक बार कोई चीज़ मन में ठान लिए तो उसको तो करना ही है, आगे बढ़ना ही है, से ही रहना है। और कल आप जो हैं वो विधायक या मिनिस्टर बन गई, तो आपके प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे कि ये चीज़ें होनी चाहिए मेरे लोगों के लिए? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेरा सबसे पहले होगा कि यहाँ की जो मुझे लगता है, जैसे मैं गांव-गांव घूम रही हूँ, तो जो लोगों के बेसिक काम है, छोटे छोटे काम हैं, वो भी नहीं हो पाते हैं जो ग्राम प्रधान लेवल के हैं। और मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत है बेरोज़गारी पे, क्योंकि यहाँ का जो पढ़ा लिखा युवा है सब घर बैठे हैं, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। आपको पता ही है, फल पट्टी घोषित है ऑलरेडी, ये वाला जो क्षेत्र है, बेहट वाला क्षेत्र है। और कई बार ये भी होता है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, सही तरीके से उनको गाइड करने के लिए लोग नहीं होते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे एजेंडा में है। सबसे इतना ज़्यादा एजुकेशन को गांव-गांव प्रमोट कर सके, जितने भी बच्चों को हम लोग एडमिशन दिलवा सके, उनको पढ़ाने के लिए प्रेरित कर सके, वो हमें करना है। और दूसरा, मेडिकल फील्ड में यहाँ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए या किसी को कोई बीमारी हो, तो उनको सीधे
दिल्ली भागना पड़ता है या देहरादून भागना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारा जो यहाँ पे मेडिकल सिस्टम है, कहीं ना कहीं मैं उसको मानती हूँ कि उसमें कमी है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि 3 चीज़ें हैं जिस पे मैं काम करना चाहती हूँ, एक एजुकेशन, एक एम्प्लॉयमेंट और एक मेडिकल हेल्थ लाइन। दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। प्रेमदा जी, धीरे धीरे हम लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पर्सनल चीज़ों पर डिस्कस किया है और हम पॉलिटिक्स पर बात करना चाहते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसके कामकाज पर आपका जो है क्या नज़रिया है? देखिए, जब सरकार बनी नहीं थी, जब चुनाव हो रहे थे, तो उस समय बहुत से वादे किए गए। सियासी लोगों ने बहुत से वादे किए कि हम आपके अच्छे दिन आएंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। लेकिन आज जब हम गांव-गांव घूमते हैं तो हमें पता चलता है कि लोगों की जो स्थिति है वो कितनी ख़राब है। लोग इतने परेशान हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि वो किसके पास जाएं, क्योंकि अगर विधायक के पास जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हमारी तो कोई सुनता नहीं है। तो आप ये बताइए, जब सत्ता में रह के वो लोगों को ये जवाब दे रहे हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है, तो लोगों के काम किस तरह होंगे? और उनका जो एजेंडा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी नया एजेंडा जो सरकार के द्वारा बनाया गया है उसको फॉलो किया गया है। जो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी के द्वारा चलाई गई नीतियाँ थी या एजेंडा था, आज भी उन्हीं पे काम हो रहा है। सब उन्हीं के द्वारा शुरू किए गए काम है, सब उन्हीं पे काम हो रहे हैं। बट ग्राउंड लेवल पे जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। लोग बहुत परेशान हैं और लोग कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं। समाजवादी पार्टी में आप हैं, इसका मतलब ये है, और राजेंद्र राणा जी भी समाजवादी पार्टी में थे, तो आप समाजवादी पार्टी की विचारधारा को फॉलो करती हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे उनसे एक पारिवारिक संबंध भी हैं और कहीं ना कहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मेरे आइडल भी हैं। मैं दिल से बहुत अच्छा चाहती हूँ उनके लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में हम उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देखें। लेकिन ये मैं बता देना चाहती हूँ कि जो कार्य समाजवादी सरकार के समय में हुए, आज भी उन्हीं कार्यों पे ही काम हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई नया काम ऐसा शुरू हुआ है जिससे जो जनहित में जारी हुआ हो या लोगों को जिससे फ़ायदा पहुंचा हो। लेकिन विकास की राजनीति पर तो वोट नहीं करता उत्तर प्रदेश। हमने देखा कि 2017 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव गवर्नमेंट ने इतना काम किया था कि उसी के फीते अब तक काटे जा रहे हैं। लेकिन वोट देते समय लोग जो हैं वो विकास की बात पर नहीं वोट कर पाए और उन्होंने वोट करने के लिए दूसरे मुद्दे चुन लिए, जिसको कहा गया कि बहका लिया गया, ये बरगला लिया गया। तो इसकी क्या संभावना है कि इस बार लोग बहकेंगे नहीं, बरगलाए नहीं जाएंगे और वो विकास की राजनीति को वोट करेंगे? देखिए, कोई भी गलती एक बार होती है, एक गलती दोबारा आदमी नहीं दोहराता है। तो मेरा ये मानना है कि इस बार जो जनता है वो सरकार को भी और सभी को दिखा देगी कि लोग क्या चाहते हैं, लोग किसे पसंद करते हैं। क्योंकि जो लोग पिछली बार गलती कर चुके हैं, एक विश्वास में आके, उनकी बातों में आके, इस बार वो गलती नहीं दोहराई जाएगी। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें होंगी। जैसे अभी आप देवबंद की रहने वाली हैं, आपके पिताजी देवबंद से 2 बार विधायक रहे हैं। तो देवबंद में होता यह है कि वहाँ पिछले कुछ समय से एक मूवमेंट सा चल रहा है कि देवबंद का नाम बदलकर देववरंद कर दो। नाम बदलने की राजनीति जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद का बदल के प्रयागराज कर दिया, मुगल सराय का बदल के दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया। तो ऐसे सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो क्या ये ध्रुवीकरण करने की राजनीति जो है ये ज़्यादा असर करती है, ज़्यादा मैटर करती है, या ये मैटर करता है कि लोगों की आम जरूरत है या विकास? आपका क्या पर्सनल है? देखिए, इस मुद्दे पे मैंने पहले भी एक बार एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी मैंने उन्हें बताया था कि सरकार चाहे कितने ही नाम बदल ले, चाहे ज़िले के बदले, चाहे कस्बे का बदले, चाहे यूनिवर्सिटी का बदले, चाहे शहर का बदले, उससे जो लोगों की जो भावनाएं हैं वो नहीं बदलने वाली हैं। देवबंद अपने आप ये देखिए, पिताजी जब तक रहे मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई दंगे या किसी तरीके की लड़ाई इस तरीके, उनके लिए सब लोग एक समान रहे। और ये मेरा मानना है कि इस बार इस तरीके के दंगे कराने में या इस तरीके की किसी भी सांप्रदायिक उसकी स्थिति के लिए सरकार कुछ कर नहीं पाएगी, ये मेरा मानना है। आप मतलब सांप्रदायिकता नहीं फैल पाएगी, आप ये कह रहे हैं भाईचारा कायम रहेगा? क्या कारण है, क्यों रहेगा भाईचारा? आपकी बात हमने समझ ली है, लेकिन आपको क्यों लगता है ऐसा कि इस बार जो है लोग सांप्रदायिकता की तरफ नहीं मुड़ेंगे, क्यों? आप अभी के हालात देख लीजिए। अभी किसान महापंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में, तो आप बताइए, आप हमसे बेहतर जानते होंगे, आपने खुद देखा होगा। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस बार
होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सब लोग एकजुट होकर खड़े हैं, सब लोग झूठ के खिलाफ खड़े हैं, सब चाहते हैं कि जो सच का रास्ता है, जो सच्चाई पे चलने वाले हैं, जो विकास के कार्य करने वाले हैं, आगे वो लोग सामने आए, इन लोगों को पीछे किया जाए। एक्टिव पॉलिटिक्स में आप अब एक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ गई हैं, तो लॉकडाउन के दौरान जो आपने जनसेवाएं की, जो संस्था आपकी काम करती है, उसका क्या आप रिस्पांस रहता है? मतलब क्या आपका वर्क एरिया है? आप लोगों के बीच जाती हैं तो लोग आपको किस तरह का रिस्पांस देते हैं? आपके पिताजी को याद करते हैं? वो फील हमें बताइए, फीलिंग क्या होती है? देखिए, जो भी मान सम्मान, जो भी प्यार मुझे अपने लोगों से मिलता है, जहाँ भी मैं जाती हूँ, जहाँ लोग मुझे नहीं भी जानते हैं, वो सिर्फ मान सम्मान और प्यार मुझे मेरी वजह से नहीं मिलता है, वो मेरे पिता के नाम की वजह से मिलता है, क्योंकि हम उनका नाम हमारे नाम से जुड़ा हुआ है और उन्होंने जो कार्य किया है इस क्षेत्र के लिए वो बेहद ही सराहनीय है और लोग कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी कि वो हमारे बीच में रहेंगे। तो जब मैं उनके बीच में जाती हूँ तो मैं कोई नेता की बेटी बन के नहीं जाती हूँ, मैं उनकी अपनी बेटी बन के, अपनी बहन बन के जाती हूँ और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि लोगों की जो भावनाएं हैं वो एक पारिवारिक या व्यक्तिगत तौर पे ही मुझसे जुड़े। देखिए, सामाजिक कार्य एक अलग क्षेत्र है और राजनीतिक अलग है, तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जो भी व्यक्ति मुझसे जुड़ रहे हैं या जो भी जहाँ पे भी मैं जाती हूँ तो लोग कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि नहीं, हम कहीं ना कहीं इनके पिता को इनमें देखते हैं और हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटी हमारे बीच में रहे, हमारे लिए काम करे। हम आपको भविष्य के विधायक के तौर पर देखें या सहारनपुर के भावी सांसद के तौर पर? ये समय को तय करने दीजिए, ये समय पर छोड़ती हूँ मैं। लेकिन इसकी संभावना है? मैंने कहा ना, ये तो वक्त तय करेगा। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, बाकी तो जनता का जो भी मानना होगा, जनता का जो भी निर्णय होगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी मानना होगा, जो भी उनका फैसला होगा, हमें तो उस हिसाब से चलना है। कार्य क्षेत्र मेरा आप जानते ही हैं, जो मेरा काम है वो निरंतर चलता जाएगा, उसमें कोई कहीं पे भी रुकाव नहीं आएगा, काम तो चलना ही है। एक वैकेंट है खासकर राजपूत राजनीति में महिलाओं का आगे बढ़ने पे एक वैकेंट है। स्वाति सिंह आई थी, वो भी एक घटनाक्रम के तहत आ गई, तो वो भी पूर्वांचल में आप उनको काउंट कर सकते हैं। पश्चिमांचल में तो एक बहुत बड़ा वैकेंट है और सहारनपुर की राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर के बहुत बड़ा वैकेंट है, खालीपन स्पेस दिखाई देता है। प्रियमदा राणा जो हैं वो इस स्पेस को भरने आई हैं क्या? देखिए, जो वैक्यूम है ये कहीं ना कहीं हम लोगों की वजह से ही क्रिएट होता है, क्योंकि किसी ना किसी को तो अपने समाज की, अपने लोगों, जिला की, अपने देश की, प्रदेश की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेते हुए आगे बढ़ना ही होगा, काम करना पड़ेगा। और बाकी मैं समय पर छोड़ती हूँ, जैसा भी होगा। सहारनपुर की बेसिक राजनीति की हम बात करें तो जो भी बड़े नाम थे यहाँ राजपूत राजनीति में, जैसे राजेंद्र राणा जी बड़े नाम थे, जगदीश राणा जी बड़े नाम थे। अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य से दोनों को ही ईश्वर ने बुला लिया, तो एक राजपूत राजनीति का भी एक खाली स्पेस बन गया है। जैसे हम देखें तो हर समाज का एक नेता यहाँ मजबूत है। हाली का समाज उससे नाराज़ है, खुश है, अलग बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि ना केवल महिला राजनीति में बल्कि राजपूत राजनीति के एक पुरुष राजनीति में भी खाली जगह है। तो महिला भी रिप्लेस कर सकती है पुरुषों की जगह को? बिल्कुल, कोई भी काम असंभव नहीं है, होने को तो कुछ भी हो सकता है।